अस्सलाम स्टूडेंट्स। मोशन इन 2D का लेक्चर नंबर आई थिंक तो 3 है। वो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एरलस फिजिक्स। तो सबसे पहले बताएं, मेरी आवाज़ सही आ रही है या थोड़ी सी खराब है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि लेक्चर में वॉइस सही नहीं आती। जी सर, आ रही है आवाज अब। बिल्कुल ठीक आ रही है। जी सर। चलें ठीक है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोशन इन 2D बहुत ही ज़्यादा, इसका मतलब है कंसेप्ट इसके अंदर छुपे हुए हैं। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ लिया, तो मेरा ये भी दिल है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के एक सेपरेट से हम वो पूरे जो है नोट्स की फॉर्म में उसको वगैरह स्टडी भी करें, तो वो आप मुझे याद करवा दीजिएगा कि जब ये चैप्टर खत्म हो ना, मतलब एरलस फिजिक्स से जो आज इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल इसके 15 पेजेस हैं और पेज नंबर 7 पे अभी हम मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला ना कल या परसों हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ हम इसका लेक्चर रखेंगे। जो कुछ भी प्रोजेक्टाइल के केस में कंसेप्ट बनते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वो सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो इंक्लूड कर दिए जाएं। मे भी अगर कल या परसों ना भी हो सका, तो जब भी बन गए तो इसको लेक्चर हम रख लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह जो सर्कुलर मोशन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आपने एक्टिव होकर बैठना है और जो भी सवालात हों वो आपने पूछने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आपको याद करनी है। सर्कुलर मोशन इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। तो वो कहते हैं कि अगर हमने सर्कुलर मोशन को क्रिएट करना है, इट मस्ट बी गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल के केस में भी हम इनिशियल वेलोसिटी देती हैं, यहाँ पर भी हमें इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगी। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल के केस में पाथ पैराबोला बन जाता है और इस केस में जो पाथ है वो सर्कुलर बन जाता है। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी दे के छोड़ दिया, फिर उसका पाथ बनेगा पैराबोला। लेकिन अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है लेकिन आप उसकी जान ना छोड़ें, आप उसका फोर्स लगाते रहें। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहें? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। जैसे कि अगर बॉडी यहाँ पर है, आप इस बॉडी पर 90 डिग्री पर फोर्स लगाएं, बॉडी यहाँ पर आ गई है 90 डिग्री पर फोर्स लगाएं, बॉडी यहाँ पर आ गई 90 डिग्री पर फोर्स लगाएं, यानी कि आपने पूरी सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर आपने कंटिन्यूअसली आपने 90 डिग्री या परपेंडिकुलर फोर्स आपने अप्लाई करते ही रहना है। अगर करते रहेंगे तो फिर बॉडी सर्कुलर पाथ से मूव करती रहेगी और उसका पाथ क्या बन जाएगा? सर्कुलर पाथ बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दे के छोड़ देते हैं, फिर उसका पाथ क्या बन जाएगा? पैराबोला बन जाएगा, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब चूंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर होती है, तो फिर ज़ाहिर है कि इसका जो वर्क डन वो ज़ीरो होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब भी वो जो फोर्स होती है उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट फोर्स? सबसे पहला सवाल कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है या सीडो फोर्स है? रियल फोर्स है। रियल फोर्स है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की रियल फोर्स है। मतलब जिस तरह होती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मैथ से वो लिंक्ड होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो चार्ज से लिंक्ड होती है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको आपको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये ही सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑलवेज मैथ डिपेंडेंस आपको मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपको हमेशा चार्ज की डिपेंडेंस मिलेगी। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सम टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाती है, यानी कि सम टाइम जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। सम टाइम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। सम टाइम जो टेंशन की फोर्स होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। सम टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। तो यानी कि कोई और फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है या सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो इसकी कोई मतलब स्पेसिफाई आप वो इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये रियल फोर्स है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स बन रही है सेंट्रीपिटल फोर्स वो रियल में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है। लेकिन
ये कोई और फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। जैसे कि मून जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब जब मून जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, बोर मॉडल आप पढ़े तो वहां पर उसने ये असम्पशन भी यूज की, उसने ये बताया भी है कि वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। अगर आप रस्सी जो है उससे पत्थर बांध कर आप रस्सी को घुमाएं तो रस्सी के अंदर टेंशन की फोर्स होती है। उस केस में आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो टेंशन की फोर्स बन जाती है। अगर आपकी गाड़ी वो सड़क पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इस केस में आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। तो दूसरा सवाल है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट फोर्स होती है या वेरिएबल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट फोर्स होती है या वेरिएबल होती है। मारा ने बोला है वेरिएबल। सर क्वेश्चन रिपीट करना। सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट फोर्स होती है या वेरिएबल होती है। मरियम भी वेरिएबल कह रही है, आसिम भी वेरिएबल कह रहा है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लें कि हर टाइम इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पर लेकिन ज़ाहिर इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ही होती है। लेकिन आप ये याद रखें अगर आपने यहाँ पर खड़े हैं तो सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं मरियम, पहले फोर्स वेरिएबल होगी तभी तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा ना। तो स्टार्ट आपने फोर्स से करना, एक्सेलेरेशन से नहीं करना, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स की वजह से कांस्टेंट या वेरिएबल बनता है। तो आप ये नहीं, अगर आप इस तरह बोले ना कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल है, ये गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे कि क्योंकि फोर्स वेरिएबल है इसलिए एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा सेंटर तक पहुंचने के लिए। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा सेंटर तक पहुंचने के लिए। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आपने पढ़ा था कि एक ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो वेरिएबल हो गया तो फिर जाहिर है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स ही एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। फिर वो कहता है कि सिंस दिस फोर्स इज ऑलवेज राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट देयरफॉर नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ टी कोस थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो लिहाजा ये वर्क डन नहीं कर सकता। लेकिन hence its kinetic energy and the speed is unaffected। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्पीड आती है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है, ये स्पीड को कम या ज्यादा नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि जो भी फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट करती है वो वर्क डन 0 करती है। तो जब वर्क डन ही 0 हो रहा है जिसका मतलब उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फिर जाहिर है कि उसकी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो चेंज हो जाएंगी। अब मोमेंटम में वेलोसिटी आती है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब मोमेंटम भी चेंज होगा। फिर आपका और क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। वो भी ज़ाहिर आपको पता है कि वो भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो यानी कि जिस क्वांटिटी में आपका मोमेंटम आता है वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। और ये इंटरव्यू, डेमो और पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन आए हो गए हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि ये क्या वर्क डन या क्या, ये तो बड़ा फेमस सवाल है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि क्यों 0 होता है तो आप बोलेंगे
क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स है, तो लिहाजा ये कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। तो बाकी भी हमसे क्यों पूछे जाते हैं कि वो आपसे कोई भी क्वांटिटी आपको दे देती हैं, वो बोलती हैं कि क्या सेंटीमीटर फोर्स इस क्वांटिटी को इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या कोई फर्क नहीं वो डालेगा। तो आपने ये देखना है कि जो क्वांटिटी आपको दी जाती है वो स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर होगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वेक्टर है तो फिर जाहिर है कि उसमें चेंज आएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमारे पास जो सर्कुलर मोशन होती है टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये आप एक किस्म के इसको कह लें कि ये एंगल हो, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि आप एंगल बना रही हैं। तो ज़ाहिर एंगल बनाने के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस आपको चाहिए होता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ना ओ पर, आपने सिर्फ अपनी गर्दन को घुमाना है। तो जितनी आप अपनी गर्दन को घुमाएंगे उतना वो क्या बनेगा, उतना वो एंगल बन जाएगा। तो आप बोलेंगे कि इस बॉडी ने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। ठीक है, द एंगल टर्न्ड यानी कि बनाता है बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन, कि अगर बॉडी कोई इस एंगल जाहिर है कि जब वो सर्कल में मूव करेगी तो वो एंगल क्या करेगी, वो बनाएगी। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर वो वेलोसिटी होती है वो जीरो भी हो सकती है। अगर जिन्होंने मेरा वो लेक्चर देखे ना, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन, तो वहां पर हमने ये भी देखा था कि जो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन वो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो हमेशा मौजूद नहीं रहता। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम, यहाँ पर एम एल टी स्क्वेयर नहीं, इसकी डायमेंशन होनी चाहिए आर्क ओवर रेडियस। इसकी आई थिंक तो डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि एंगल है तो एंगल की डायमेंशन नहीं होती। यूनिट इसका रेडियन या डिग्री है। इट इज सम टाइम आल्सो स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीपल ऑफ रेवोल्यूशन। ये रिलेशनशिप है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये वो होती है 1 रेवोल्यूशन के। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी, क्योंकि एक्सिस के गेज ये वो एक्सियल वेक्टर होता है। ये भी याद रखना है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ये वेक्टर क्वांटिटी फॉर स्मॉलर एंगल है। अगर आप एंगल बड़ा कर देंगे ना, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी। तो फॉर स्मॉलर एंगल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जब स्मॉलर एंगल होगा फिर ज़्यादा डायरेक्शन एक होगी। तो जब डायरेक्शन एक होगी, आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन एक ही होती है। तो जब आप एंगल अगर आप यहाँ पे ही देख लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बढ़ा है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगी। तो इस तरह फिर आप यहाँ पर जो थीटा बन रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये इसकी मल्टीपल डायरेक्शन आपको मिलेंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक क्वांटिटी हो और उसके मल्टीपल डायरेक्शन आपको मिलें। ये भी इंटरव्यू का सवाल है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्केलर क्यों होता है फॉर लार्जर एंगल। तो अगर आपने डायरेक्शन मालूम करनी है तो फिर आप क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल आप यूज करेंगे। आप इस फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो आपका थंब है वो डायरेक्शन आपको बताएगा। तो जब भी आप अब देखिए जो सर्कुलर मोशन होती है इसमें दो तरह की मोशन होती है। तो यहाँ पर लीनियर मोशन भी होती है, सर्कुलर मोशन भी हो रही है और लीनियर मोशन दोनों हो रही हैं। इसलिए जब भी आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो जो भी आपको वेरिएबल आता है, जो भी आपको पैरामीटर आता है, उसका रिलेशनशिप आप लीनियर के साथ लाजमी देखती हैं। तो चूंकि अभी आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, तो फिर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका रिलेशनशिप आप क्या करेंगे, डिवेलप करेंगे। और ये सवाल बच्चों ने पूछा था कि जो एंगल होता है, अब मुझे सवाल एग्जैक्टली आई थिंक, अब देखिए इसका ये रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज होती है कि अगर एंगल यहाँ पर थीटा है ना तो ये हो जाएगा एस डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा।
तो जो रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज हो उसका तो यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन थीटा का यूनिट होता है। आप जानते हैं कि रेडियन अभी ऊपर लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आप वो बच्चों ने पूछा था, तो सवाल का जवाब मैंने वो दिया हुआ है। तो आप वो रिमाइंडर दे दीजिएगा मैम को, तो वो आपको ये क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर वो आपको सेंड कर देंगे। और जो लेक्चर है वो रेगुलर स्टूडेंट है, तो उन्होंने ज़ाहिर है कि उनको ये पता है कि एंगल का यूनिट कैसे होता है। हालांकि हमने पढ़ा था कि जो रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं उनका तो यूनिट नहीं होता, लेकिन एंगल जो है वो रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज है, लेकिन फिर भी इसका यूनिट होता है रेडियन। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका सवाल का जवाब जो है ना वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दे दिया जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी आती है। फिर ज़ाहिर है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो डायमेंशन क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी की, जो बता सकता है? एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? सर टी पावर -1। हाँ जी, टी की पावर -1 होती है, क्योंकि थीटा की डायमेंशन नहीं होती। अभी हमने पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो उसकी डायमेंशन नहीं होती, लेकिन देखिए यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम इसको कहते हैं। क्योंकि जितनी मैंने क्वांटिटी पढ़ी थी ना वहां पर हमने ये देखा कि जिस क्वांटिटी का यूनिट है उसकी डायमेंशन भी है। क्योंकि डायमेंशन के लिए यूनिट का होना जरूरी होता है, यूनिट होगा तो डायमेंशन होगी। लेकिन ये जो एंगल है और सी रेडियन, रेडियन और सी रेडियन, ये ऐसी यूनिक क्वांटिटीज हैं कि इनका यूनिट तो है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती। तो इसलिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होगी t-1, क्योंकि थीटा की डायमेंशन नहीं होती। और ये भी क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। और जाहिर है कि जहां पर भी आप एक्सिस चेंज करेंगे इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, लेकिन हमेशा एक्सिस के अराउंड ही रहेगी। its direction is same as that of angular displacement for anti-clockwise rotation of the point object on the circular path. The direction of omega according to right hand rule is along the axis of circular path directed upwards. For clockwise rotation of point object, the direction of omega is along the axis of circular path directed downward. तो क्लॉकवाइज के लिए इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और नहीं सॉरी एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड है और क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड है। और रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, वेयर एज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओमेगा वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वहां पर ओमेगा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है जब ओमेगा कांस्टेंट है फिर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर नोट लिखा हुआ, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नथिंग एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड। वैसे जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं वहां पर ज़ाहिर है बॉडी अगर स्टेट वो फॉरवर्ड जा रही तो हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इसकी जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन फॉरवर्ड है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी नेचर डिफरेंट है। अब डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो वहां पर तो बॉडी मूव नहीं कर रही। तो ये बात यहाँ पर लिखी है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नथिंग एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा सिंपली रिप्रेजेंट दैट द सर्कुलर मोशन इज टेकिंग प्लेस इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट। ये जिस बता रही है कि जो सर्कुलर मोशन है वो हो रही है, कहाँ पर हो रही है? प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा होती है। बस ये बता दी, इसके अलावा और इसकी कोई और मतलब इसका नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? पेज नंबर 7 तक कोई सवाल है तो पूछ ले।
नेक्स्ट आ जाता है टाइम पीरियड। In circular motion, the time period is defined as the time taken by the object to complete one revolution. Is called time period. आगे उसका यूनिट सेकंड आ गया, उसकी डायमेंशन डी आ गई। ये पेपर में एमसीक्यू आए हुए हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच, उसका होता है 60 सेकंड। टाइम पीरियड ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ वॉच 60 मिनट। टाइम ऑफ आवर्स हैंड 12 आवर्स। तो ये पेपर में एमसीक्यू आए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाती है फ्रीक्वेंसी। सर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो सकती हैं अगर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इक्वल हो सकती है अगर मैग्नीट्यूड सेम हो दोनों का। तो क्या ये क्वेश्चन के बारे में आपने बताया था कि नहीं हो सकती? देखिए, आप कह रही हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो सकती है अगर मैग्नीट्यूड सेम हो दोनों की। तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, आपकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो इस केस में आपकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नंबर 1, नंबर 2 आपकी एवरेज वेलोसिटी, नंबर 3 आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तीनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अब चूंकि आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है आपकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही और आपकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो सकती हैं, ऑलवेज इक्वल नहीं होंगे। जो हम कहते हैं ना कि एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड होती है, ये बात गलत है, क्योंकि ये ऑलवेज नहीं होता, ये मे और मे नॉट होता है। तो इसलिए ये मैंने बात बताई थी कि एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, लेकिन उस केस में एवरेज स्पीड वो उसकी वैल्यू होगी। तो ये मैंने बात बता रहा था। हाँ जी, कंडीशन है कि उसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। In circular motion, the frequency is defined as the number of revolutions completed by the object on its circular path in a unit time. Relationship between a time period and frequency. If n is the frequency, और ये आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से उल्ट होते हैं। ये बात किसकी हो रही है? लीनियर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की। अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी आ जाए तो फिर आपका ये फार्मूला बदल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी और उसके लिए टाइम पीरियड क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो वो कह रहे हैं कि टू पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन द सेम सर्कल आर डिफरेंट कोप्लेनर कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होती हैं? जिनका सर जिनका जिनका सेंटर वस्ती पॉइंट एक ही हो। जिनका सेंटर सेम होता है तो हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो उस केस में फिर आपने रिलेटिव वो एंगुलर वेलोसिटी करनी है, वो फिर ओमेगा यानी फाइनल माइनस इनिशियल होगा।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर मैं बोल ही नहीं रहा। स्पेशल केस है इफ अगर जैसे हमने पढ़ा कि दो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपस में इक्वल हो जाएं, जाहिर है कि ये एक इस सर्कल में मूव कर रहे हैं, दूसरे सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन दोनों का जो सेंटर है वो सेम होना चाहिए। तो फिर आपको तो कहते हैं कि अगर दो आपकी एंगुलर वेलोसिटी बराबर हो जाती हैं तो फिर जो टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल्स विल मेंटेन देयर पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन केस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो आप देखें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में आपको ऐसे नजर आता है कि जो आपके सैटेलाइट है वो रेस्ट पर है, हालांकि वो रेस्ट पर नहीं होते, वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप जमीन के रिस्पेक्ट से जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती है उनकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी जमीन की है वही एंगुलर वेलोसिटी सैटेलाइट की है। तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम आपको चाहिए कि उनको अपनी जो पोजीशन है वो पार्टिकल, फिर इस केस में क्या होगा, पार्टिकल अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेंगे। जब आपकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर जाहिर है कि टाइम आपके इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, पार्टिकल विल मेंटेन देयर पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर। पार्टिकल की जो पोजीशन है वो मेंटेन हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर उसने पोजीशन को चेंज करना है तो फिर जाहिर है कि टाइम पीरियड क्या होता है कि वो टाइम उसको रिक्वायर्ड होता है, जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो जब टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाए इसका मतलब है उसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं कि हमें ऐसे ही लगता है कि वो बॉडी, वो जो सैटेलाइट है या वो बॉडी है वो रेस्ट पर है, हालांकि वो रेस्ट पर नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है? 5 मिनट रहते लगते हैं एंड होने में। जब ये कंडीशन होगी तब आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो बॉडी या जो उसको आप देख रही हैं उसको वो मूव नहीं कर रहा, हालांकि वो मूव कर रहा है, लेकिन चूंकि आपके रिस्पेक्ट से, क्योंकि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई है, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा वो रेस्ट पर आ गया है, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो हालांकि जीरो उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब उसको रेस्ट में इसलिए नजर आता है क्योंकि नाइट टाइम चाहिए उसको रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। जाहिर है कि वो आपके लिए उसका जो टाइम वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो फिर आपको क्या नजर आएगा, वो आपको रेस्ट पर नजर आएगा। क्योंकि नाइट टाइम होगा तो वो अपना वो जाहिर है कि मूव करता हुआ आपको नजर आएगा, मूव करेगा तो वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो क्योंकि टाइम बहुत बड़ा हो गया है, टाइम इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, फिर जाहिर है कि वो मूव नहीं करेगा बल्कि वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इन रियलिटी वो मूव कर रहा है। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है? Angular acceleration of an object in circular motion is defined as time rate of change of its angular velocity. If angular velocity will be change in angular velocity, if change in angular velocity be the change in angular velocity of the object in time t, ये वैसे लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये उसका फार्मूला हो गया। और इसका यूनिट क्या होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन का?
एंगुलर एक्सेलरेशन की वो सॉरी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन क्या होती है एंगुलर एक्सेलरेशन की? t-2 होती है, क्योंकि थीटा की डायमेंशन नहीं होती तो इसलिए इसकी डायमेंशन पे क्या बनती है t² यानी कि t-2 होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑलवेज इज इक्वल टू 0 होगा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है? ऑलवेज नॉन जीरो होगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो लेक्चर का टाइम 2 मिनट रह गया तो 2 मिनट उससे कवर नहीं होना। तो फिर 6:15 पर आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि जूम 10 मिनट का गैप आप उसने पॉलिसी बनाई है कि आप फौरन क्लास शुरू नहीं कर सकते, बल्कि 10 मिनट के बाद कर सकते हैं। तो अब आपकी क्लास 6:15 पर होगी, ठीक है।